स्वागत आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वदेश आर। मैं हूं प्रियंका पुलानंद और मेरे साथ है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया। बात होगी मार्केट्स पर और इस पूरे हफ्ते हमने कैसा एक्शन देखा, कैटेगोरिकली किन सेक्टर्स की हमने बात की थी जहां पर हमें अच्छा एक्शन देखने को मिलेगा। वेलकम टू आवर शो निकुंज। आपने वेरी क्लियरली, हमने सोमवार को जब शो की शुरुआत की थी खरा सौदा से, तो हमने क्लियरली आपसे पूछा था और आपने कुछ सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे। भले ही बाजार में उस वक्त पॉजिटिव बायसनेस नहीं थी, बट वेरी कैटेगोरिकली फाइनेंशियल सेक्टर्स, एनबीएफसीज, बैंक्स, ये सब आपने बात की थी। कई सारे रैशनल्स हैं, फंडामेंटल रीजंस है, जेफरीज की रिपोर्ट भी आई, वी आर इन अ सुपर साइकिल, और ओवरवेट की यहाँ पे भी बात की गई है। बट व्हाट हैज बीन योर रैशनल? आपने क्यों, किस बेसिस पर बैंक्स को, फाइनेंशियल्स को परफॉर्मिंग सेक्टर बताया था? प्रियंका, देखिए, ये जो हफ्ता था शेयर बाज़ार के लिए इतना ख़राब हफ्ता नहीं था। हालांकि अगर हम देखें कि जो इन्वायरमेंट इस समय अभी जो मेडिकल फ्रंट पर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। एग्जैक्टली अ वीक अगो देयर वर कंसर्न्स अराउंड द स्प्रेड ऑफ द न्यू वायरस वेरिएंट। अब सबको एक प्रकार का आश्वासन मिलने लगा है कि हालांकि इसका स्प्रेड ज़्यादा रहेगा मगर ये ज़्यादा घातक नहीं रहेगा। तो शेयर बाज़ार के अंदर इस समय हम कोई पैनिक नहीं देख रहे हैं। वो भारत में नहीं हो रहा है, वो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स में भी हो रहा है। मगर जो मुद्दे की बात है कि अब अगले 2 ट्रेडिंग वीक्स में, करीब 2 हफ्तों के अंदर, विल दिस ग्रेट ईयर बिकम अ ग्रैंड ईयर? क्या मार्केट और निफ्टी और सेंसेक्स एक ऑल टाइम हाई पर क्लोज होगा और बेस्ट ऑफ द गेन्स फॉर द ईयर आर बीन सीन? मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो कमबैक हमने देखा है, भारतीय शेयर बाज़ार ने तकनीकी तौर पर एक अच्छा सपोर्ट दिखाया है। बैंक जो एक भारी सेक्टर है उसके अंदर हम रिकवरी देख रहे हैं, और अनलॉक ट्रेड होटल स्टॉक्स, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स, इनके अंदर जो सेल ऑफ हुआ था, ये सेल ऑफ थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो मुझे लगता है कि ईयर एंड के समय इस समय कोई ट्रिगर नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव। भारतीय शेयर बाजार करेक्ट होकर संभल चुके हैं। वैल्यूएशंस का जो फ्रॉथ था वह निकल चुका है। एफएनओ पोजीशन इस समय लाइट है, क्योंकि एफआई एक्टिविटी लास्ट वीक में कम होती है, तो सेलिंग की भी मुझे इतनी गुंजाइश नहीं दिखती। तो कुल मिलाकर के मेरे को लगता है दैट मार्केट्स कैन गो हायर, सपोर्टेड बाय बैंक्स एंड सम फ्लेवर ऑफ अनलॉक्ड स्टॉक्स विच हैव बीन ओवरसोल्ड कुड आल्सो मेक अ कमबैक। राइट निकुंज, इनफैक्ट आई रिमेंबर अनलॉक की आपने क्लियरली बात कही, और आप आज भी देखिए जेफरीज की रिपोर्ट आई है, अपग्रेड्स दे रहे हैं, पीवीआर के टारगेट्स ऊपर के हैं। हम लगातार कई सारे काउंटर्स को, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी, लेजर, ट्रैवल से जुड़े हुए काउंटर हो, कसिनो काउंटर्स हो, यहाँ पर अच्छी खासी एक मोमेंटम देख रहे हैं और लगातार ये मोमेंटम जारी है। सो ये नेक्स्ट 2 वीक्स की आप बात कर रहे हैं, क्या ये कहा जा सकता है कि शायद यही ट्रेंड आगे भी कैरी ऑन होगा? क्योंकि ट्रेंड्स बहुत सारे दिख रहे हैं। मेटल में एक पुल बैक देखा, लेकिन फिलहाल वो सस्टेन नहीं दिख रहा रोज। तो क्या सेक्टर्स वही रहेंगे या फिर हो सकता है अगले 2 वीक्स के लिए विल हैव टू बी लिटिल कॉशियस? देखिए प्रियंका, किसी भी शेयर बाज़ार में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए, मगर जैसा हम बात कर रहे थे कि बैंक्स पे ज़रूर नज़र रखिए, स्पेशली स्मॉल बैंक्स, बिकॉज लार्ज बैंक्स में हमने देखा है कि कुछ प्रकार का उछाल आ चुका है। तो मुझे लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी जब स्टेबल हो चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक वह स्टेबल हो चुके हैं, तो अब थोड़े स्मॉलर बैंक्स की तरफ नज़र रखनी चाहिए। इंडसइंड बैंक, आई एम सरप्राइज, मार्केट ने आज नज़रअंदाज करा कि एलआईसी स्टेक बढ़ा सकती है। आरबीएल के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कई ब्रोकरेजेस के कॉल आ रहे हैं। फेडरल बैंक, करूर वैसा बैंक। तो मुझे लगता है कि जो ओल्ड एंड स्मॉल प्राइवेट एंड पीएसयू बैंक्स हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। मुझे ट्रेडिंग का फ्लेवर लग रहा है प्रियंका, चार्ट्स को देख करके, लोगों से बातचीत करके। सो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट द आउट परफॉर्मेंस इन बैंक्स इज हियर एंड इट विल कंटिन्यू। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ बैंक्स निकुंज को पसंद आते हैं, स्मॉल एंड मिड कैप सेक्टर्स से भी। हमारे साथ कुणाल बोथरा भी हैं टेक्निकल नजरिया देने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड कि उन्हें चार्ट्स पर कौन से काउंटर्स पसंद आ रहे हैं। कुणाल, कई सारे फंडामेंटल ट्रिगर्स है जिनकी बात की जा रही है और जिनके बेसिस पर ओवरवेट बड़े बैंक्स को कहा जा रहा है, लेकिन आपको चार्ट पर क्या दिख रहा है? वी आर डिस्कसिंग कि यहाँ स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस में शायद एक ट्रेडिंग रेंज अच्छी देखने को, स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। आप चार्ट सेटअप कैसा देख रहे हैं? कौन से बैंक्स आपको पसंद आते हैं? मेरा अनुमान है कि मार्केट में आने वाले कुछ एक
2 हफ्ते में मेरे अनुमान से आई थिंक ये जो तेज़ी है, ये शायद बरकरार रहेगी। इसके काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि निकुंज ने राइटली बताया कि एफआईआईज़ की सेलिंग ड्रॉप हो गई, वो जो इंटेंसिटी वो रिड्यूस हो गई है और टिपिकली जो सेकंड हाफ ऑफ लास्ट मंथ होता है, उसमें बाइंग की एफआई सेलिंग की जो या एफआई एक्टिविटी होती है, वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो लास्ट वीक 21 के आसपास आ चुका था, अब 16 के आसपास ट्रेड कर रहा है, व्हिच मीन्स मार्केट सेंटिमेंट भी इंप्रूव हो चुका है उस लिहाज से भी। बैंक्स में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आई है। सो उस लिहाज से मैं उन स्टॉक्स में पिक करूँगा बैंकिंग स्टॉक्स में, जिन स्टॉक्स में ऑलरेडी लास्ट 3 से 4 दिन में मोमेंटम कंसिस्टेंटली हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। आईसीआईसीआई बैंक फॉर एग्जांपल बहुत ही बढ़िया चार्ट बन रहा है। स्टॉक 850 से ऑलमोस्ट 720 तक करेक्ट कर चुका था। अब 720 से वो रिकवरी मोड पे आ गया है। हम डेरिवेटिव सिग्नल्स या डेटा की बात करें तो पहले जो 2 दिन की जो रिकवरी थी वो आईसीआईसीआई बैंक में वो बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग पर थी। फिर लास्ट 2 डेज में जब स्टॉक ने स्टेबिलिटी फाइंड की है 760 के आसपास, वहां पे हम लॉन्ग बिल्टअप फॉर्मेशंस देख रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में। तो बहुत क्लासिक चार्ट पैटर्न्स बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक का। मेरे अनुमान से आने वाले इन 2 से 3 हफ्तों में पॉसिबल है कि स्टॉक शायद 800 और 825 के आसपास वापस ट्रेडिंग रेंज पे अपसाइड दे सकता है। जो मिड कैप बैंकिंग की बात करें तो उसमें इंडियन बैंक एक बहुत बढ़िया स्टॉक नजर आ रहा है बिकॉज स्टॉक लास्ट 4 to 5 डेज में 9 to 10% रैली कर चुका है। पीएसयू बैंक्स में भी बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग आई है। उस लिहाज से आई थिंक इंडियन बैंक पे भी मुझे लग रहा है कि कंसिस्टेंट कैश बाइंग हो सकती है यहाँ से भी। तो ये स्टॉक पे भी मैं बुलिश रहूंगा आने वाले इन 2 से 3 हफ्तों के लिए। एक्सपेक्ट करूंगा कि इंडियन बैंक भी एटलीस्ट 10 to 15% अपसाइड दे दे। और जो थर्ड बैंकिंग स्टॉक है जो मैं फिलहाल एक डार्क हॉर्स की तरह रखूंगा वो रहेगा आरबीएल बैंक। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के नीचे है बट मोमेंटम कंसिस्टेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये स्टॉक 204 के लेवल को क्रॉस कर दे तो मेरे अनुमान से यहाँ से भी शायद 7 to 8% अपसाइड रिटर्न दे सकता है। कुणाल, अब बात करते हैं कि क्या ये ग्रेट ईयर ग्रैंड ईयर हो सकता है, विच मीन्स दैट क्या अगले 2 वीक्स के अंदर जो लास्ट 2 हफ्ते बचे हैं, कैन मार्केट्स मेक अ न्यू हाई? तो मेरा अनुमान है निकुंज एटलीस्ट जो फिनिश होगी वो ग्रैंड फिनिश होनी चाहिए मार्केट की बिकॉज बहुत ही उम्दा साल रहा है मार्केट के लिए। हमने देखा है लास्ट 11-12 मंथ्स 11-11.5 मंथ्स में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिकवरी। इंडाइसेस की जस्ट बात नहीं करें बट हम सेक्टर्स और ब्रॉड बेस की बात करें तो काफी सारे स्टॉक्स थे जो लास्ट 11 मंथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी फेज पे आ गए हैं। काफी सारे 2 डिजिट स्टॉक्स 3 डिजिट्स पे आ गए हैं। काफी सारे 3 डिजिट स्टॉक्स ने एक नए आलम को पार किया है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि जो फिनिश होती है ईयर्स की वो हायर लेवल पे रहेगी। डेटा की बात करें अगर हम बैंक निफ्टी और निफ्टी की स्पेसिफिकली बात करें तो मेरा अनुमान है कि हम 18,000 के आसपास हम हमारा मेरा एस्टिमेट है कि हम क्लोज कर सकते हैं आने वाले 2 से 3 हफ्तों में बिकॉज जो शॉर्ट कवरिंग डेटा है पुट राइटर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स ज्यादा है कॉल राइटर्स से। तो एक डेटा पॉइंट जो एन्यूमरेट करूंगा मैंने जब कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन मैप की तो उसमें जो पुट राइटिंग की पोजीशन है 17,000 से लेके 17,400 तक की ये जो 4 इंपॉर्टेंट स्ट्राइक्स है इनमें ऑलमोस्ट 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइट की गई है। एज कंपेयर टू कॉल साइड की बात करें तो सिर्फ 40,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स राइट की गई है 17,500 कॉल पे। तो ये बताता है कि पुट राइटर्स जो दर्शाता है कि कितने बुलिश होते हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कितने अग्रेसिव हो चुके हैं इस मार्केट में। और जब जब हमने पुट राइटिंग की कॉन्फिडेंस लेवल हाई देखी है तब तब हमने देखा है कि मार्केट ने वहां से छलांग किया है। तो मेरे अनुमान से आने वाले 2 से 3 हफ्तों में पॉसिबल है कि निफ्टी 18,000 के आसपास शायद क्लोज कर सके। प्रियंका, एक बात तो तय है, भले ही ये ग्रेट ईयर ग्रैंड ईयर ना बने या बने, कि ये जो साल है यह शायद दिस विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ स्टॉक मार्केट्स। ऐसा नहीं है कि इन टर्म्स ऑफ एन एब्सोल्यूट रिटर्न इस साल हमें बहुत ज़्यादा, इट इज़ नॉट द बेस्ट एब्सोल्यूट रिटर्न ईयर, मगर क्योंकि इस साल आपने जो आउट परफॉर्म करा है वह काफ़ी स्मार्टली आउट परफॉर्म करा है। अगर आप देखें तो आप इस साल टॉप ऑफ द हीप मार्केट हैं और 2 ही बड़े मार्केट हैं जो इस साल इंडियन मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, रशिया और सऊदी अरेबिया। दोनों के अंदर क्रूड ऑयल का बड़ा इम्पैक्ट आया था। हालांकि इंडिया कमोडिटी कंज्यूमर है, उसके बावजूद भी हम ऊपर बंद हुए हैं। और अगर आप नीचे के मार्केट्स की बात करें तो चाइना बॉटम ऑफ द बैरल में हुआ है। तो एक
दो बड़े मेरे हिसाब से पहलू इस समय सामने आ रहे हैं। नंबर वन, एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है कि ये दिस ईयर बिलोंग्स टू द इंडियन रिटेल इन्वेस्टर। भले वो डीमैट अकाउंट्स हो, सिप अकाउंट्स हो, सिप में अब 10 से 11 हज़ार करोड़ का हर मंथ कलेक्शन आ रहा है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम आई कैन से दैट इन द बुल मार्केट इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स हैव मेड मनी। इन द प्रीवियस बुल मार्केट्स एफआईज एंड प्रमोटर्स हैव मेड मनी। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत फक्र की बात है। जैसा हम हमेशा 18 नाउ का स्वदेश का नारा है, बदलो बढ़ो देश के साथ, हिंदुस्तान बदल रहा है और बढ़ रहा है। और दूसरी प्रमुख बात यह है प्रियंका कि इस समय चाइनीज स्टॉक मार्केट से जेन्युइन पैसा निकल रहा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वहाँ पे जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं उसको लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। सो इंडिया इज़ ऑल्सो गेनिंग बिकॉज व्हाट इज़ हैपनिंग इन चाइना इज़ समहाउ बेनिफिटिंग इंडिया। तो दो जो बड़े मेगा ट्रेंड्स, एक तो रिटेल की वापसी, SIP जैसे रूट्स के थ्रू डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, और ग्लोबल लेवल पे इंडिया का एलोकेशन काफ़ी बढ़ रहा है। राइट, करेक्ट। सो ये साल यानी रिटेलर्स के नाम रहेगा निकुंज। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू पिक फ्रॉम द स्टेटमेंट। एब्सोल्युटली। कुणाल, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम बात करें कई सारे सेक्टर्स ने इनफैक्ट जो रीसेंट करेक्शन आई थी राउंड अबाउट 4 to 5% के 1000 ऑड पॉइंट्स हमने लूज आउट किए इंडाइसिस पर पिछले 2 हफ्ते पहले। उसके बाद से हमने देखा है कि पुल बैक जो देखने को मिला है, क्योंकि उसे मेटल और बैंकिंग, सबसे ज्यादा बैंकिंग पर हिट था। आप अगर लास्ट मंथ के एफपीआईज के फिगर्स देखें तो लगभग $2 बिलियन का आउटफ्लो रहा है, और मेजरली क्योंकि उनका एक्सपोजर बैंकिंग फाइनेंशियल्स यहां होता है, तो वहां सबसे बड़ा डेंट देखने को मिला। सो पुल बैक वॉज लिटिल ऑब्वियस ऑल्सो कि शायद पुल बैक अगर आता है तो एफआईज के जो फ्लोज आते हैं और या टेक्निकल चार्ट्स पे अगर बाउंस बैक आता है तो आपको पहले इस स्पेस से दिखेगा। डू यू थिंक, लेकिन एफआईज की जो लगातार एक सेल ऑफ का एक बड़ा कंसर्न आ रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ टाइम व्हेन एफआईज फ्लोज आर लिटिल लो इन द दिसंबर मंथ, पर आपको लगता है कि दैट कॉन्फिडेंस विल कम बैक अगेन और फिर से हमें यही वे इन्हीं सेक्टर्स में फिर से इनफ्लोज दोबारा दिखने लग जाएंगे, फाइनेंशियल, बैंकिंग, एनबीएफसी? इसमें क्या होता है प्रियंका जी, एक पीरियड होता है जिसमें सेलिंग इंटेंसिटी बढ़ जाती है। उसको हम जैसे हमने देखा है लास्ट 1 मंथ में जो एफआई सेलिंग के नंबर्स थे नवंबर मंथ में और जस्ट दिसंबर स्टार्ट के आसपास, वो इंटेंसिटी ज्यादा थी। बट जब ये वापस से जब एफआई के फ्लोज आते हैं तो उसके बीच में एक पीरियड होता है, कूलिंग पीरियड होता है, जिसमें हम कहते हैं कि एफआई की एक्टिविटी डल हो जाती है। स्टॉक स्पेसिफिक में बाइंग ज्यादा हम देख नहीं पाते हैं काफी सारे सेक्टर्स में। बट बाद में जैसे ही उन सब स्टॉक्स में एक एक्टिविटी वापस आ जाती है, तब हम देखते हैं कि मोमेंटम, कंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस अप ट्रेंड वापस आ जाता है। तो मेरे अनुमान से अब हम ऐसे एक फेज में आ गए हैं जहां पे हो सकता है कि शायद काफी सारे सेक्टर्स थे जिनमें बहुत अग्रेसिव सेलिंग हो चुकी थी लास्ट 1 मंथ में, उनमें बाइंग की इंटेंसिटी शायद ड्रॉप हो जाएगी, बट एक स्मॉल डिग्री की बाइंग कंसिस्टेंट और बरकरार बनी रह सकती है। एक एडजस्टमेंट जो हम कहते हैं पोर्टफोलियोज में, वो हो सकता है काफी सारे स्टॉक्स में। जैसे कि कोई स्टॉक अगर एक 20-30% स्टॉक्स लार्ज कैप्स में गिरे हो, तो इन्वेस्टर्स या जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स है वो एक शायद 10% या 5% बाउंस पे थोड़े से अपने पोर्टफोलियोज को एडजस्ट करना चाहेंगे, अपने पोर्टफोलियो के बीटास को रिड्यूस करना चाहेंगे, और इस बाउंस का फायदा उठाना चाहेंगे। और जैसे वो एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं वापस से कंसिस्टेंसी ऑफ बाइंग आ जाती है। सो मेरे अनुमान से हम एक उस फेज में से गुजर रहे हैं जहां पे पॉसिबल है कि काफी सारे सेक्टर्स हैं जिनमें मिक्स्ड प्राइस एक्शंस हो सकता है, बट काफी सारे न्यू सेक्टर्स इमर्ज हो सकते हैं। जैसे कि हमने लास्ट 2 दिन में देखा है कि मीडिया स्टॉक्स में बहुत बढ़िया बाउंस आ चुका है। काफी सारे स्टॉक्स जी एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा में बहुत अच्छी उछाल आई है। टेलीकॉम स्टॉक्स में हमने देखा है कि एक न्यू विगर आया है। सो मेरे अनुमान से पॉसिबल है कि एक 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 फेज ऑफ शिफ्टिंग है, एक चर्निंग हो रहा है, जिसमें न्यू सेक्टर्स इमर्ज हो रहे हैं और जो पुराने सेक्टर्स हैं उनमें फिलहाल थोड़ी सी एक्टिविटी सबड्यूड हो रही है। करेक्ट। कुणाल, लेट्स टॉक अबाउट अदर सेक्टर्स आल्सो, क्योंकि हमें पता है एक बड़ा ट्रिगर जो कैपिटल गुड स्पेस है वहां पर है। केपेक्स साइकिल एक बड़ा रीजन है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस एक बड़ा ट्रिगर है, हाउसिंग साइकिल में फिर से आप एक पेंटअप डिमांड देख रहे हैं, और सुपर साइकिल में इकोनॉमी है, इस तरह की बातें हम बड़े ब्रोकिंग फर्म से भी सुन रहे हैं। तो ऐसे में जो आज का अगर आप शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को भी देखें तो उसमें टॉप गेनर्स में से एफएनओ के आपको कैपिटल गुड स्पेस से सीमेंट्स, कमिंस इंडिया, थर्मैक्स, एबीबी कैपिटल, ये ऐसे काउंटर्स देखने को मिलते हैं। सो व्हाट इज योर टेक? आप चार्ट्स पे से कितना स्ट्रांग देख रहे हैं? कौन सी आपकी प्रिफर्ड पिक्स होंगी ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल्स?
तो इन स्टॉक्स में से मैं सीमेंस और स्पेसिफिकली सीमेंस को शायद ज़्यादा प्रोबेबिलिटी दूँगा कि वो स्टॉक कंटिन्यू कर सकता है। हम टेक्निकली जनरली हम कहते हैं कि जब स्टॉक्स एक करेक्शन वेव पे आते हैं और जब वो शॉर्ट टाइम फ्रेम में 61.8% रिट्रेस कर जाते हैं, तब हम कहते हैं कि जो सेलिंग की जो इंटेंसिटी है, वो स्टॉप हो गई है और स्टॉक में जो बाइंग एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा स्पीडीली इम्प्रूव होती जा रही है। सीमेंस की बात करें तो नवंबर की जो हाई थी स्टॉक की, आई थिंक वो 2420 के आसपास थी। स्टॉक ने 2100 के नीचे तक करेक्शन दिया था, तो ऑलमोस्ट 320-330 रुपीस का करेक्शन आ चुका था सीमेंस में। बट हम लास्ट 2 वीक्स की बात करें तो स्टॉक ने पूरा का पूरा वो रिकवर कर चुका है। सो हम कहते हैं इसको एक 100% रिट्रेसमेंट या रैली वापस पिकअप हो चुकी है सीमेंस में। तो ये दर्शाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, वी शेप रिकवरी और अगेन अ ब्रेक बैक अबाउट द प्रीवियस हाई। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैन बन रहा है, तो मेरे अनुमान से आई थिंक सीमेंस को यहाँ से भी पिक कर सकते हैं ट्रेडर्स, बिकॉज मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होते हैं और जनरली स्टॉक्स जब वी शेप रिकवरी के बाद ब्रेकआउट देते हैं तो पॉसिबल होता है कि वो आने वाले कुछ एक दिनों में या कुछ एक हफ्तों में वो अनदर 5 to 7% रैली कर सकता है। तो उस हिसाब से मैं सीमेंस को पिक करूंगा यहाँ से और मेरा अनुमान है कि शायद आने वाले कुछ एक हफ्तों में ये 2550 से 2600 का टारगेट भी क्रॉस कर सकता है। चलिए, सो यहाँ से और another 6 to 7% का अपसाइड दिखता है कुणाल को, स्पेसिफिकली सीमेंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आज समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए, मार्केट ट्रैप में आज के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर हमने डिस्कशन की। सो की पॉइंट्स निकल कर आते हैं कि आप अभी भी बैंकिंग, फाइनेंशियल्स, इस स्पेस को जरूर आई आउट कीजिए। अगले 2 हफ्ते के लिए भले ही रेंज बाउंड सेशन देखने को मिले, लेकिन इन सेक्टर पर नजरिया अभी भी बुलिश रखिए और कैपिटल गुड स्पेस से आपको सीमेंट्स पर नजर जरूर रखनी चाहिए फॉर एन अपसाइड ऑफ अराउंड अबाउट 6 to 7%। फिलहाल इस मार्केट ट्रैप पे इतना ही। ओवर टू कविता। शुक्रिया प्रियंका। लेकिन चलिए, बाजार में आज का दिन कारोबार के लिहाज से कैसा रहा और किन शेयरों में हमने दमखम देखा, तमाम डिटेल्स दे रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, इस पूरे हफ्ते का ही एक्शन हम आपको बता देते हैं। काफी उतार चढ़ाव का माहौल देखा गया है और हफ्ते भर की रिकवरी के बाद आज बाजार में हमने क्लोजिंग देखी वो कमजोरी के साथ थी। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो केवल 18 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखी गई, 17,500 के आसपास की क्लोजिंग यहाँ पर देखी गई। सेंसेक्स में भी लाल निशान में ही क्लोजिंग आज देखी गई, लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो हल्के निशान में बंद हुआ। लेकिन इस पूरे हफ्ते निफ्टी और सेंसेक्स ने करीब 2% का रिटर्न दिया, वहीं बैंक निफ्टी ने 2.5% का रिटर्न दिया। अगर इस पूरे हफ्ते का हम रिटर्न कंपेयर करें तो अब निफ्टी में जो टॉप गेनर था वो यूपीएल था, जिसने कि वीकली रिटर्न की अगर बात करें तो 6.3% का रिटर्न दिया। टाटा स्टील ने करीब 6% का, हिंडाल्को और लार्सन टुब्रो और आईसीआईसीआई बैंक भी टॉप परफॉर्मर रहे इस पूरे हफ्ते। वहीं जहां पर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला वो था पावर ग्रिड, करीब 5% की गिरावट देखी गई। डिवीज लैब में 4% की गिरावट थी। एचडीएफसी लाइफ 3% और सिप्ला और भारती एयरटेल में भी इस पूरे हफ्ते कमजोरी बनी रही है। अब आते हैं मिड कैप में, तो मिड कैप में टॉप परफॉर्मर था वोडाफोन आइडिया, जहां पर कि अगर वीकली रिटर्न की बात करें तो 28% की तेजी इस स्टॉक में देखी गई। उसके बाद आदित्य बिरला कैपिटल में करीब 11% की, और जिस तरह से इकोनॉमी में अनलॉक थीम के शेयरों में हमने तेजी देखी उसमें टॉप परफॉर्मर था इंडियन होटल्स, करीब 11% की मजबूती, और हिंदुस्तान जिंक और नैल्को में भी अच्छी मजबूती देखी गई है। मिड कैप लूजर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी था टॉप लूजर, उसके बाद डॉक्टर लाल पैथ लैब, वर्लपूल, धानी सर्विसेज और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की कमजोरी देखी गई। सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो टॉप परफॉर्मर थे इस वीक वो था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आरबीएल बैंक, जिसमें कि करीब 4 से 5% की तेजी देखी गई। और लूजिंग साइड पे बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इस पूरे हफ्ते बैंक निफ्टी पर दबाव बनाने का काम किया। चलिए, तो ये तो था आज का पूरा मार्केट राउंड अप, लेकिन बाजार के मौजूदा ट्रेंड पर एएसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के प्रतीक अग्रवाल का कहना है कि बाजार के वैल्यूएशन प्री कोविड पीक लेवल से कम है। उन्होंने कहा है कि ब्याज दरें भी काफी कम है, जिससे बाजार को सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए बाजार में घरेलू निवेश बढ़ता रहेगा। प्री कोविड पीक वैल्यूएशंस जो बाजार ने देखी थी, जो आज की वैल्यूएशन है वो करीबन 8-10% कम है, तो इसलिए हमें लगता है कि ये सस्टेनेबल है। इसके साथ इंटरेस्ट रेट्स कम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गई है, तो वो बाजार को और सपोर्ट कर रही है। जो आपने कहा कि निवेशक जो है बाजार में डिप
पे आ जाते हैं, वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ग्लोबली ये होता है, जब आपको बाजार से 10-12% कंपाउंडिंग की अपेक्षा हो तो डिप्स पे अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उस रिटर्न्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाती है। तो ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता रहेगा, या ऐसा मेरा मानना है। इंडिया में बहुत छोटा तबका इक्विटी मार्केट में पैसे लगाता है, जो पर कैपिटा है हमारी वो बढ़ती जा रही है। तो जिस वजह से आप देख रहे हो कि गाड़ियां ज्यादा बिकती हैं या एयर कंडीशनर ज्यादा बिकते हैं, बेसिकली जो लोग हैं उनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है। उसी वजह से आप देखोगे कि इक्विटी मार्केट में भी निवेश ज्यादा होता है, लोगों के पास रिस्क कैपिटल अब बढ़ रही है। तो ये ट्रेंड आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबरों की ओर। अक्टूबर महीने में भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सालाना आधार पर गिरावट दर्ज की गई है। आईआईपी पिछले साल अक्टूबर के 4.5% से घटकर 3.2% रह गई है। महीने दर महीने के हिसाब से भी आईआईपी 3.3% से घटकर 3.2% रही है। सालाना आधार पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी पिछले साल 4.5% के मुकाबले घटकर 2% रह गई है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की ग्रोथ पिछले अक्टूबर में 11.2% थी, जो इस साल घटकर 3.1% रह गई है। हालांकि माइनिंग सेक्टर के ग्रोथ में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है, जो पिछले साल के -1% से बढ़कर इस साल 11.4% रही है। भारत के पास जल्द ही अपना फुटवेयर साइजिंग सिस्टम होगा और इसके बाद फुटवेयर के साइज का स्टैंडर्ड भारतीय जरूरतों के मुताबिक होगा। फिलहाल भारत में यूरोपियन साइज के हिसाब से जूते चप्पल तैयार किए जाते हैं। डीपीआईआईटी ने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई की मदद से भारतीय फुटवेयर साइजिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है। क्या है ये पूरी खबर, समझा रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अब जिस दिशा में कदम बढ़ रहे हैं वो यही है कि भारत का अपना खुद का फुटवेयर साइज हो, यानी कि जो भारतीय पॉपुलेशन है, यहां का जो डेमोग्राफिक है, उसके हिसाब से जो फुटवेयर होंगे उसके साइज यहां पे तय किए जाएंगे। और इसके लिए जो सरकारी विभाग है डीपीआईआईटी, उसने सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो चेन्नई स्थित संस्थान है इसके साथ में हाथ मिलाया है। दोनों मिलकर के अब इसके लिए जो जरूरी रिसर्च है वो करेंगे। इसके लिए डीपीआईआईटी ने बाकायदा 11 करोड़ रुपए का जो बजट भी आवंटित किया है। इस दिशा में होगा ये कि जो इंडियन डेमोग्राफिक है, जो पॉपुलेशन है, उसका सैंपलिंग किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। और उसका लक्ष्य यही है कि जब अंत में आने वाले महीनों में जब जो इंडियन फुटवेयर साइज डेवलप किया जाए वो भारत के लोगों के जरूरत के हिसाब से हो। आपको पता है कि अगर साउथ में जो जिस तरीके का लोगों के पैरों के हिसाब से फुटवेयर की जरूरत है तो वो साइज होना चाहिए। और इसमें खास बात इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जो शूज लोग पहने भारत में, उनके पैरों के लिए वो आरामदायक हो, वो उसके लिए मुफीद बने। तो इस दिशा में ये बहुत अहम कदम है और इस दिशा में कदम बढ़ चुका है और आने वाले हम कुछ महीनों में देखेंगे कि इंडिया का खुद का फुटवेयर साइज भी होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बात केवल फुटवेयर की नहीं है, सरकार यह भी सोच रही है कि कपड़ों को लेकर के भी भारत का अपना खुद का साइज हो और बाकी जिन चीजों में भी हम अभी तक यूरोपियन या फ्रेंच स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो वो ना होकर के भारत की अपनी खुद की पहचान हो, खुद का मानक हो, जिसको पालन किया जाए और उसके बाद उसको दुनिया भर में लेकर के जाया जाए। तो ये एक बढ़ते हुए कदम यहाँ पे फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए, और माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 महीने में इसको लेकर के कोई बड़ा ऐलान सरकार की तरफ से हो सकता है। बैंकिंग अमेंडमेंट बिल को लेकर वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट नोट दाखिल किया है। इस बिल के तहत केंद्र सरकार सरकारी बैंकों को अपनी हिस्सेदारी 50% से घटाकर 26% करेगी। तमाम डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के निजीकरण की तरफ औपचारिक कदम जो है वो बढ़ा दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2021 जो है उसके ऊपर वित्त मंत्रालय ने ड्राफ्ट कैबिनेट नोट जारी कर दिया है। इसको कैबिनेट को भेज दिया गया है और इस बात की काफी संभावना जताई जा रही है कि कैबिनेट की जो अगली बैठक होगी उसमें इसको मंजूर भी कर लिया जाए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि संसद का जो चालू सत्र है उसी में इस बिल को पास करा लिया जाए। मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्री ने पिछले बजट में इस बात की घोषणा की थी कि चालू वित्त वर्ष में 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा।
हालांकि इस बात की संभावना बेहद कम नजर आ रही है कि चालू वित्त वर्ष में ही इस प्रक्रिया को पूरी भी कर ली जाए, क्योंकि कई ऐसे कदम हैं जो कि अभी उठाने बाकी हैं, काफी ड्यू डिलिजेंस करना बाकी है। हालांकि सरकार ये मंशा रखती है कि जो प्रक्रिया है उसको शुरू किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि नीति आयोग ने 2 बैंकों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं, एक सेंट्रल बैंक है और दूसरा इंडियन ओवरसीज बैंक है। हालांकि विनिवेश के ऊपर जो हाई पावर कमेटी बनी है उसने अभी इन नामों पर अपनी मुहर नहीं लगाई है। अब यहां से सरकार किस तरीके से आगे बढ़ती है, कैसे पार्लियामेंट की मंजूरी लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। साथ ही साथ बिल के मसौदे में जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, ये भी मेंशन किया है कि सरकार अपनी हिस्सेदारी इन बैंकों में 50% से कम करना चाहती है। लेकिन इस बात पर क्लैरिटी अभी नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से निकलना चाहती है या अपनी हिस्सेदारी कम से कम 26% जो है बनाकर रखेगी। ये बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि सरकार जो है बैंकिंग यूनियंस को कैसे बनाती है, क्योंकि काफी इंटेंस प्रोटेस्ट की तैयारी बैंकिंग यूनियंस ने कर ली है। अभी 2 दिन का वो हड़ताल कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो इसको और बढ़ाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसको लेकर आगे कैसे बढ़ती है। चलिए इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर निवेश की एबीसीडी में आज हमने बात की है एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ चंद्रेश निगम से, और साथ ही मिलाएंगे आपको हमारे आज के स्वदेश हीरो से। बने रहें। अब ओमिक्रॉन पर आई एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में आज ओमिक्रॉन के 7 नए मामले आए हैं और इनमें से 3 केस मुंबई और 4 मामले पिंपरी चिंचवड से दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी है। पहली बार भारत में एक बच्चे में ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र से आए 7 नए मामलों को मिलाकर देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 32 केस सामने आ चुके हैं। वहीं आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए राज्यों को वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत हो चुकी है। इसके साथ ही ओमिक्रॉन को लेकर हमें घबराने की बजाय सतर्क रहने की जरूरत है। Clinically, Omicron as yet not posing burden on healthcare system. However, vigil has to be maintained. Number 2, regular meetings are being organized to examine and keep a watch on the global scenario. Number 3, regular meetings are being held to examine the COVID scene in India with a focus on Omicron, and care is being taken, and we need your help, to not spread panic. Communication is being planned accordingly, and district level restrictions to be implemented where the test positivity rate is more than 5%, and those districts remain very small in number, around 25, 26 only. And districts and states to ramp up testing as appropriate, and scientific evidences for diagnosis and treatment are being reviewed regularly, and the treatment remains unchanged at the moment. ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जहां वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया है, वहीं मास्क पहनने को लेकर हो रही लापरवाही पर भी आगाह किया है। तो इन अ वे हम एक डेंजर जोन में फिर आ गए हैं, टेक्निकली स्पीकिंग। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी, from the point of view of the protection capability, we are now operating at a low level and unacceptable level and a risky level. ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। उस टाइम पे भी हम इतने सिचुएशन में पहुंचे थे, एक अचानक से सिचुएशन बदली, और उस सिचुएशन बदलने में ये जो लापरवाही थी, कलेक्टिवली कह लीजिए किसी हद तक, वो महंगी पड़ी। हम अभी भी वार्न कर रहे हैं, बार बार साइंस कम्युनिटी वार्न कर रही है, WHO वार्न कर रहा है कि ये टाइम वो नहीं आया है कि जब हमने मास्क को हटा देना है, वैक्सीन भी और मास्क भी। अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश निवेश की एबीसीडी की ओर, जहां पर आज हम आपको मिलवाएंगे एक्सिस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ चंद्रेश निगम से, जो आपको बताएंगे कि कैसे बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव को आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, निवेश को बरकरार रखकर। मुझे बताएं, मौजूदा समय में
वैसे तो जो आंकड़े आए हैं, अगर हम एसआईपी के इनफ्लोज की बात करें तो रिकॉर्ड हाई पर आए हैं। अप्रैल 2021 के मुकाबले अगर हम अब देखें तो 11,000 करोड़ के आसपास का एसआईपी इनफ्लो आता हुआ हमने देखा हुआ है, जो अपने आप में काफी बड़ा है। और इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव हमने काफी देखा है पिछले कुछ दिनों में, और हो सकता है कि आगे चलते हुए भी ये बना रहे। और आखिर बाजार का तो नेचर ही है उतार चढ़ाव वाला। लेकिन आज के संदर्भ में अगर आपको कोई एक सलाह देनी हो बाजार की चाल को ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म निवेशकों को, तो आप क्या कहेंगे? आपने सही बोला कि देखिए, इन्वेस्टर को बाजार में आने के लिए हम लोग क्यों बोलते हैं? इसलिए ही बोलते हैं ना कि आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो हमको बाजार में वो वेल्थ क्रिएशन फ्री में नहीं, एबिलिटी आप कैसे झेलेंगे? पहली चीज, और मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमारी अप्रोच लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। अगर हम रोज के उतार चढ़ाव से डर जाएंगे तो फिर हम इस मार्केट में इसकी जो अपॉर्चुनिटी है इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, इस मार्केट में रह नहीं पाएंगे। तो पहली चीज जो है वो है कि आप इसमें सोच के आए कि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म में मार्केट आपको कुछ भी रिजल्ट दे सकता है। पर मेरे ख्याल से इक्विटी मार्केट एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वेल्थ क्रिएशन के लिए फॉर ऑल आवर इन्वेस्टर्स। मौजूदा हाल में क्योंकि हम एक आम निवेशक के लिहाज से ये पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो छोटे मोटे बाजार के ट्रिगर्स को लेके वो परेशान हो जाते हैं। आप हमारे साथ हैं, आप समझाएं क्या बड़ी चिंता है? बढ़ती हुई महंगाई बड़ी चिंता है, या ओमिक्रॉन की बढ़ते केसेस जो हमें नहीं पता, शायद आगे चलकर बहुत सीरियस भी हो सकता है, ये बड़ी चिंता है बाजार के लिए और एक निवेशक के लिए? देखिए, चिंता तो जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा, आप शॉर्ट टर्म जो चिंताएं हैं उसके बारे में सोचते रहेंगे तो एकदम पैरालाइज हो जाएंगे। अगर आप एक इक्विटी इन्वेस्टर हैं, हम क्यों एक आदमी को बोलते हैं, किसी भी इन्वेस्टर को बोलते हैं कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा लगाएं? इसलिए नहीं कि मार्केट ये सब स्टॉक्स को ऊपर ले जाता है, बट इसलिए कि ये स्टॉक्स ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि अंडरलाइन जो कंपनीज हैं, जो बिजनेस है, वो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। तो हमारा मेजर चिंता हमारे पास ये होनी चाहिए कि क्या हम जिस कंपनी में या जिस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, क्या वो लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखा पाएगा। यही एक ही सवाल है मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए। अब हम रोज अगर, और चिंताएं हमेशा रहती हैं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी तरह का भी मार्केट हो, मार्केट एकदम बुल रन में भी हो तो भी चिंताएं हमेशा रहती हैं। कभी कभी हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, वो एक सेंटिमेंट होता है। कभी जब पॉजिटिव सेंटिमेंट होता है तो हम चिंताओं के बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, और जब नेगेटिव सेंटिमेंट होता है to हमें सिर्फ चिंताएं दिखती हैं, क्या खराबी हो सकती है वो। तो हमको इस सब से परे रख के वी हैव टू कीप फोकसिंग कि जो रीजन है हमारा मार्केट में आने के लिए, हमें वेल्थ बनानी है। वेल्थ हमारी बनेगी जब हमारी जो इन्वेस्टेड कंपनीज हैं उनकी लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ होगी। वो एक चिंता जरूर हमें हमेशा रखनी चाहिए कि भाई वो ग्रोथ आ रही है कि नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से ओमिक्रॉन हुआ या आपने जो बाकी इन्फ्लेशन की बात कही, चिंताएं हैं, बट ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए है। तो ऐसे में चंद्रेश जी, एक और ट्रेंड जो हम देख रहे हैं वो है पैसिव इन्वेस्टिंग का। इंडेक्स और ईटीएफ के जरिए भी लोगों में, निवेशकों में काफी रुझान है अपने निवेश की रणनीति को डाइवर्सिफाई करने का, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का। कितना तवज्जो, कितना ध्यान आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट की ओर देना चाहिए? बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगेन सी, आई थिंक हमको एक चीज बहुत बेसिक तरह से समझ लेनी चाहिए। इन्वेस्टर्स को एक्टिव फंड या पैसिव फंड या कोई भी फंड, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर को चाहिए पोर्टफोलियो, उसको चाहिए एक्सपोजर टू हाई ग्रोथ वेल परफॉर्मिंग कंपनीज जिसमें उसका लॉन्ग टर्म वेल्थ बन सके। अब वो एक पोर्टफोलियो आपको बनाने के लिए आप कई सारे ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं। आप एक एक्टिव फंड ले सकते हैं, आप एक पैसिव फंड ले सकते हैं, आप हो सकता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनीज की तरफ जा सकते हैं जो थोड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, आप इंटरनेशनल जा सकते हैं, फीडर फंड में जा सकते हैं। तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई अपॉर्चुनिटीज हैं। म्यूचुअल फंड्स और पैसिव फंड्स और एक्टिव फंड्स एक बहुत बढ़िया तरीका है, एक कंटेनर बोलना चाहिए कि आपको वो एक पोर्टफोलियो देता है। अब बात आई एक्टिव वर्सेस पैसिव की। अब तो मेरा थॉट इसमें ये है
कि कोई भी आदमी जो है पोर्टफोलियो के लिए दोनों यूज कर सकता है और दोनों यूज करना चाहिए. इट इज नॉट एक्टिव वर्सेस पैसिव, इट इज एक्टिव एंड पैसिव. क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी, अगर जैसे आप डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी करते हैं और वो अगर आपकी कोर स्ट्रैटेजी है, लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उसमें एक्टिव में जाना बेटर है, क्योंकि आपको उसमें अल्फा का बेनिफिट मिलता है. अब कोई अगर नई स्ट्रैटेजी है और अगर वो नया फंड मैनेजर है या नए स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा अल्फा जनरेशन का ट्रैक रिकॉर्ड अगर उसमें नहीं है, या आपको एक मुश्किल आ रही है कि आप किस फंड मैनेजर के एक्टिव फंड में आप इन्वेस्ट करें, तो वो प्रॉब्लम को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम छोड़ दें और हम कहें कि अरे क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है किस फंड में डालें तो हम वहां से दूर हट जाए. उस केस में आप एक पैसिव स्ट्रेटेजी भी ले सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात तो स्टार्टअप की जो शुरू होते ही लोगों की पसंद बन गया और सिर्फ 3 सालों में यूनिकॉर्न क्लब में भी आ गया. ये है भारत पे, जिसे हमने चुना है आज का स्वदेश हीरो. वक्त के साथ साथ देश बदल रहा है, डिजिटल हो रहा है और इस डिजिटाइजेशन में बड़ा रोल निभा रहा है भारत पे. एक ऐसी यूपीआई सर्विस जो ग्राहकों को लेन देन के अलावा भी कई सुविधाएं देती है, जैसे कि पेमेंट ट्रांसफर, लोन, इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट अकाउंट, एक्स्ट्रा इनकम कार्ड, स्वाइप मशीन, रिचार्ज और बिल, बीमा, खाता बुक, चेक क्रेडिट स्कोर, भारत पे गोल्ड, क्यूआर कोड. इतनी सारी सर्विसेज के चलते भारत पे तेजी से आगे बढ़ रही है. साल 2018 में अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नाकरानी ने कारोबारियों की लेन देन की दिक्कतों को दूर करने के लिए भारत पे की स्थापना की थी. आज से 4 साल पहले 2018 में महज 19 साल की उम्र में शाश्वत नाकरानी और अशनीर ग्रोवर को महसूस हुआ कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे होना चाहिए जिसे सभी मर्चेंट एक्सेस कर सकें और जो उनके मार्जिन में कटौती ना करे. इसी प्लान को लेकर उन्होंने भारत पे की स्थापना की. इस सॉल्यूशन से मर्चेंट को अलग अलग पेमेंट ऐप्स के लिए अलग अलग क्यूआर कोड लगाने के झंझट से मुक्ति मिल गई और देखते ही देखते ये स्टार्टअप महज 3 सालों में यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गया और देश का 19वां यूनिकॉर्न बना. भारत पे एक ऐसा इकलौता क्यूआर कोड है जिसे सभी पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे समेत 150 यूपीआई पेमेंट ऐप्स द्वारा स्वीकार किया गया है. भारत पे ने देश का पहला इंटरऑपरेबल क्यूआर कोड लॉन्च किया. ये ऐसी पहली सर्विस भी थी जो पेमेंट के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लेती थी और यही वजह है कि भारत पे लोगों का पसंदीदा यूपीआई सर्विस बन गया. एक ही साल में इनका बिजनेस 30 गुना बढ़ गया और 2019 में ही भारत पे यूपीआई ऑफलाइन ट्रांजैक्शन का मार्केट लीडर बन गया. महज 3 साल में भारत पे के देश के 140 शहरों में 70 लाख से ज्यादा मर्चेंट हो चुके हैं और हर महीने इस प्लेटफॉर्म पर 11 करोड़ से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं. इसके अलावा भारत पे हर महीने अपने पीओएस मशीन के जरिए 1400 करोड़ का बिजनेस करती है. भारत पे पर रियायती दरों में लोन की सुविधा भी है जिसका कारोबारी और आम लोग जमकर फायदा उठा रहे हैं. यही वजह है कि ये कंपनी अपनी लॉन्चिंग से लेकर अब तक करीब 2000 करोड़ से ज्यादा का लोन दे चुकी है. बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा, केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ी भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर हैं. ET Now स्वदेश. चलिए तो एमडीआर, यूपीआई समेत कई मुद्दों पर बात की भारत पे के को फाउंडर और एमडी अशनीर ग्रोवर से हमारी सहयोगी नयनतारा राय ने. इलॉन मस्क जब मजाक करते हैं बोलते हैं डोज टू द मून, तो हम यहाँ ET Now स्वदेश में भी बोल रहे हैं यूपीआई टू द मून. जो आज गवर्नर ने बोला है, जो आरबीआई ने बोला है, उसके साथ यूपीआई और भी बड़ा हो सकता है. हाँ जी बिल्कुल. अभी अगर आप देखेंगे दिन की 14 करोड़ ट्रांजैक्शन यूपीआई पे होती हैं. 130 करोड़ की जनता है, तो हर 10 लोगों पे एक ट्रांजैक्शन दिन की हो रही है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ी चीज है. और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इवेंचुअली यूपीआई सिर्फ इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क बनेगा बाय नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस. और जितना वैल्यू, जितने करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन इस नेटवर्क पे होती है दोनों से. तो आज जो अनाउंसमेंट्स आई काफ़ी कुछ है. एक है कि आईपीओ की जो सब्सक्रिप्शंस है उसको 2 लाख से 5 लाख बनाया जा सकता है. अगर हम आईपीओ के सब्सक्रिप्शंस भी देखें 10% यूपीआई से आ रहा है.
एक डिस्कशन पेपर की भी बातचीत हुई है कि डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तीसरी चीज़ जो है वो है यूपीआई ट्रांजैक्शन साइज के बारे में। आपको क्या लगता है इनमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है और क्यों? ये सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है उसके लिए एक नया प्रोसेस बनाया जा रहा है जिससे कि ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क को क्लॉग नहीं करेंगे, उसको मतलब तंग नहीं करेंगे पूरे नेटवर्क को। और वो बहुत जरूरी है बिकॉज 200 रुपए से की कम की जो ट्रांजैक्शन है वो 50% ट्रांजैक्शन वहीं से आती है। तो अगर हमने उसके लिए सॉल्व कर लिया तो आपका यूपीआई में सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। इसका क्या मायना हुआ कि अगर आपने 100 ट्रांजैक्शन करी, आपको एक बारी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी 100 की 100 ट्रांजैक्शन आराम से चलेंगी। और अगर वो हो जाता है तो और ज्यादा लोग यूपीआई से जुड़ते रहेंगे और यूपीआई और भी स्ट्रांग होता रहेगा। तो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण वो है कि 200 रुपए से कम की ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट एक नया प्रोसेस बनाना चाहती है, जिसको मैं बहुत वेलकम करता हूँ। दूसरी चीज जो है वो आईपीओ वाली है। अभी यूपीआई की ट्रांजैक्शन में आपकी लिमिट 2 लाख रुपए होती है पर ट्रांजैक्शन। आईपीओ में अगर आप देखें, अगर आप 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर माने जाते हैं। बट बहुत सारे लोग 2 से 5 लाख रुपए के बीच की एप्लीकेशन लगाते हैं। तो अगर ये लिमिट 5 लाख तक की हो जाती है यूपीआई की, तो बहुत सारे जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं माने जाते, वो भी आईपीओ में पार्ट ले पाएंगे यूपीआई से। और उससे आईपीओ मार्केट के लिए भी अच्छा होगा और यूपीआई की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होगा। और मैं होप कर रहा हूँ फ्यूचर में ये लिमिट ना केवल आईपीओ के लिए बढ़ाई जाएगी बट नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए भी बढ़ाई जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिजनेसेस भी इस यूपीआई के नेटवर्क में आए। अभी ज्यादा रिटेल कस्टमर्स हैं, पर जैसे हम इस लिमिट को बढ़ा देते हैं तो बिजनेसेस भी इसको यूज करने लगेंगे अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए। तीसरी चीज जो थी फीचर फोन्स को पे यूपीआई इंट्रोड्यूस करना, उसको मैं इतना महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ बिकॉज मेरे को लगता है कि अब स्मार्टफोन्स की कॉस्ट ही इतनी कम आ गई है और स्मार्टफोन का जो एक्सपीरियंस होता है वो एक इंसान पढ़ा लिखा हो ना हो बहुत ही इंट्यूटिव होता है। तो उससे मेरे को नहीं लगता इतना कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंस होगा। हाँ, हो सकता है आप गांव-गांव तक पहुंच जाएं, बट ट्रांजैक्शन तभी आएंगी जब हर इंसान के हाथ में स्मार्टफोन होगा। और अश्विन, आपने पहली बहुत बातें की हैं कि एमडीआर जो है, वो जो चार्ज होता है डिजिटल पेमेंट्स में, वो ज़ीरो होना चाहिए। अब आरबीआई बोल रहे हैं कि वो एक डिस्कशन पेपर को लाएंगे जिसमें वो बात करना चाहते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, सब चार्जेस, सर्च चार्जेस, कन्वीनियंस चार्ज, सब कुछ। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? मेरी तो इसमें हमेशा से एक ही राय रही है कि आपको ये सारे चार्जेस जीरो करने पड़ेंगे। कैश का आप महत्व समझिए। अगर आप किसी को 100 रुपए का नोट दे रहे हैं तो उसको 99 रुपए नहीं मिलते, उसको 100 रुपए का नोट ही मिलता है उसके हाथ में। तो कोई मोड ऑफ पेमेंट में भी वो चीज होनी जरूरी है। यूपीआई ने वो अचीव कर ली। यूपीआई पे एमडीआर जीरो है। अगर आप 100 रुपए देते हैं तो दुकानदार को भी 100 रुपए ही मिलते हैं। अगर अपने दोस्त को 100 रुपए भेजते हैं तो उसको भी 100 रुपए ही मिलते हैं। इसी कारण से यूपीआई इतना बड़ा हुआ है कि वो आज पूरे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। बाकी मोड्स ऑफ पेमेंट में अभी भी लोग और बैंक्स कुछ पैसे कमाने का की चाह लगा के बैठे हैं कि क्या पता 58 बन जाए, 54 बन जाए, 1 रुपया बन जाए हर ट्रांजैक्शन पे। वो उससे नहीं होने वाला है। तो मेरे को लगता है अभी इतने प्लेयर्स हैं मार्केट में और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है कि समय आ गया है कि सरकार एमडीआर जीरो कर दे। कार्ड की ट्रांजैक्शन पे भी, नेफ्ट पे भी, आरटीजीएस पे भी, किसी भी मोड ऑफ डिजिटल पेमेंट पे सेम चार्ज होना चाहिए जो कि है 0, 0। एक बार ही वो हो जाता है तो आपका अडॉप्शन इतने अलग लेवल पे पहुंच जाएगा डिजिटल का। उससे दो चीजें होंगी। एक, आपकी जो क्रेडिट इकोनॉमी है वो पिकअप करेगी बिकॉज बैंक्स को भी विजिबिलिटी होगी, फिनटेक्स को भी विजिबिलिटी होगी, एनबीएफसीज को भी विजिबिलिटी होगी कि कोई कितना ट्रांजैक्ट कर रहा है और उसके बेसिस पे उसको एक लोन अंडरराइट किया जा सकता है, क्रेडिट दिया जा सकता है। तो जो क्रेडिट पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी जो कि इकोनॉमी की सबसे फर्स्ट नीड है। दूसरी चीज, जितनी चीजें डिजिटाइज होती रहेंगी उतनी अकाउंटेबल होती रहेंगी। तो कोई चोरी नहीं होगी टैक्स की और सरकार को टैक्स बहुत ही ज्यादा कलेक्ट कर पाएगी, जीएसटी भी और इनकम टैक्स भी। तो मेरे हिसाब से एमडीआर जीरो की मैं इच्छा कर रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट पेपर आएगा उसमें एमडीआर जीरो होगा। अगर हमसे सरकार पूछेगी तो हम तो बड़ा बड़ा शून्य लिख के भेजेंगे वापस।
ये तो आप हमेशा कहते ही रहे हैं, लेकिन श्री एक और चीज़ समझाइए, अगर आपका MDR भी ज़ीरो होगा और बाय नाउ पे लेटर में भी अगर सब कुछ ज़ीरो ही होगा तो आप लोग पैसे कैसे बनाएंगे? देखिए, पैसा तो हिंदुस्तान में ब्याज पे ही बनेगा, ठीक है। अगर आप बाय नाउ पे लेटर पे भी देखें, वहां पे भी जब कोई अपना पूरी तरह से बिल पेमेंट नहीं करता है और उसको किश्त में बांधता है तो उस पे ब्याज बनता है, ठीक है। मेरे को फंडामेंटली ये लगता है इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जहां पे हम सर्विस के लिए पे करना नहीं चाहते और पेमेंट को हम एक सर्विस ही मानते हैं। और स्पेशली वो सर्विस अगर टेक्नोलॉजी से आ रही हो तो हमको लगता है कोई इंसान भी ये सर्विस नहीं कर रहा तो इसके लिए क्यों पेमेंट करनी है। बट ब्याज पे अगर आप पैसा देते हैं तो उस पे ब्याज देना एक एस्टैब्लिश्ड बिहेवियर है। वो हर कोई इंसान जब भी बोरो करता है उस पे ब्याज देता ही देता है। तो मेरे को लगता है कि सबको पैसा तो इवेंचुअली हिंदुस्तान में ब्याज पे ही कमाना पड़ेगा और लेंडिंग करके ही कमाना पड़ेगा। अब वो जितना जल्दी एक्सेप्ट कर ले अच्छा है, वरना हम फाइट कर सकते हैं, बट वो इनएविटेबल है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। चलो देखते हैं कि पेपर कब आता है और आप सब लोग फिनटेक में क्या बोलते हैं। आज के लिए अश्विनी, हमारे पास इतना ही समय है। थैंक यू सो मच, आज आपने हमको ये इंटरव्यू दिया। दूसरी खबरों की ओर रुख करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क एक बार फिर अपने ट्वीट को लेकर सुर्खियों में है। टेस्ला CEO ने ट्वीट कर अपने फॉलोअर्स से पूछा है कि अपने काम को छोड़कर फुल टाइम इन्फ्लुएंसर बनने की वो सोच रहे हैं। इस बारे में उनके फॉलोअर्स क्या सोचते हैं? जवाब में उनके फॉलोअर्स ने उन्हें अलग अलग तरह की राय दी है। वहीं सोशल मीडिया पे चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई मस्क काम छोड़ने को लेकर गंभीर है या ये ट्वीट उन्होंने यूं ही कर दिया, क्योंकि इस साल जनवरी में मस्क ने कहा था कि वो अभी कई साल तक टेस्ला के CEO बने रहेंगे। वैसे ट्विटर पर हलचल मचाने में मस्क का कोई जवाब नहीं है। ट्विटर पर उनके 6,58,00,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और उनके हर एक ट्वीट पर खूब चर्चा भी होती है, चाहे टेस्ला के 10% शेयर बेचने को लेकर पोल करना हो या सीनेटर बर्नी सैंडर्स पर विवादित ट्वीट करना हो। मस्क हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच नए साल पर आम आदमी की जेब पर एक और झटका लग सकता है। दरअसल प्राइवेट अस्पताल इलाज के खर्च में बढ़ोतरी करने के मूड में है और इससे अब इलाज का खर्च उठाना आम आदमी की जेब से बाहर की बात हो सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पेट्रोल, डीजल और LPG की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का जीना वैसे ही मुहाल कर रखा है। वहीं अब निजी अस्पतालों ने इलाज का खर्च बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इन अस्पतालों का कहना है कि कोरोना के दौर में उनका खर्च लगातार बढ़ रहा है। कर्मचारियों से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर चीज में उन्हें पैसा लगाना पड़ा है, लेकिन अभी भी उनकी कमाई प्री पैंडेमिक दौर से 5 से 10% कम हो रही है। ऐसे में उनके पास अब अपनी फीस बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं है। अपोलो और फोर्टिस समेत सभी निजी अस्पताल बढ़ती लागत के बीच ट्रीटमेंट पैकेज दरों को 5 से 10% तक बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। जानकारों के मुताबिक निजी अस्पताल अपनी पैकेज दरों में नए साल में बदलाव कर सकते हैं। हालांकि इलाज दरों में बढ़ोतरी अस्पतालों पर निर्भर करती है। जानकारों की माने तो अस्पतालों की कमाई 3 तरह से होती है: नकद भुगतान वाले मरीजों से, इंश्योरेंस कंपनियों से भुगतान किए गए बिल से और संस्थागत रोगी या केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं से। इसका मतलब साफ है कि इलाज के बढ़ते खर्च की मार नकद भुगतान वाले मरीजों पर ही ज्यादा पड़ेगी। जहां कोरोना के नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है और अगर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा होता है तो इलाज का खर्च उठाना आम आदमी की जेब से बाहर हो सकता है। ET नाउ स्वदेश। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत आज पंचतत्व में विलीन हो गए और एक ही चिता पर बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया। दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ और जनरल बिपिन रावत को तोपों की सलामी दी गई। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। चलिए इसी के साथ स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।